गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जहां 15 वर्षीय अनाया अपनी दुनिया में खोई रहती थी। अनाया एक होनहार और जिज्ञासु लड़की थी, लेकिन वह बचपन से ही बोलने और सुनने में सक्षम नहीं थी। उसकी यह स्थिति उसे इस समाज से अलग बनाती थी। अनाया, चाय लेकर आओ। उसकी माँ सीमा रसोई से आवाज लगाती हैं। अनाया अपनी माँ के संकेतों को पढ़कर मुस्कुराते हुए चाय का कप उनके पास रख देती है। अनाया का परिवार उसके लिए सब कुछ था। अनाया के परिवार में कुल 5 लोग थे, जिसमें अनाया के दादाजी जिनका नाम शिवराम था, पिता रमेश जो गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे, एवं माँ सीमा और उसका छोटा भाई रोहन जो महज 10 साल का था और अपनी बहन के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहता था। गांव में नेहा नाम की एक लड़की थी जो अनाया की सबसे अच्छी दोस्त थी। अनाया, तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है। तुम देखना, एक दिन पूरा गांव तुम्हें सलाम करेगा। अनाया ने मुस्कुराकर अपने हाथों से संकेत में जवाब दिया। कैसे, जब मैं अपनी बात भी किसी को समझा नहीं सकती। अनाया, तुम्हें अपनी कला को दुनिया के सामने लाना होगा। एक दिन नेहा ने अनाया को गांव के एक प्रसिद्ध डॉक्टर आशीष शर्मा के पास लेकर गई। डॉक्टर आशीष ने अनाया के बारे में सुन रखा था। उन्होंने उसकी मदद करने की ठान ली। डॉक्टर ने कागज पर लिखकर उसे संदेश दिया। अनाया, क्या तुमने कभी अपनी भावनाओं को कागज पर उकेरने की कोशिश की है? अनाया ने सिर हिलाकर नहीं में जवाब दिया। डॉक्टर ने उसे एक स्केचबुक और पेंसिल दी। कभी-कभी जो हम नहीं कह सकते, वो हमारी कला कह देती है। उस दिन से अनाया ने चित्र बनाने शुरू कर दिए। उसने अपनी कल्पनाओं को रंगों के जरिए व्यक्त करना शुरू किया। अनाया के दादाजी शिवराम उसकी कला के पहले प्रशंसक बने। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी कला तुम्हारी आवाज बनेगी। बस अपने दिल की सुनो। हमने अपने पुराने दोस्तों के जरिए शहर के एक कला प्रदर्शनी में तुम्हारे द्वारा बनाए गए चित्रों को भेजने की व्यवस्था कर दी है। बेटी, अनाया, शहर की एक प्रतिष्ठित कला गैलरी से एक पत्र आया है जिसमें तुम्हारे द्वारा बनाए गए चित्रों को प्रदर्शनी में जगह देने का प्रस्ताव है। बधाई हो दीदी। बेटी अनाया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। परिवार के सभी लोगों ने इशारों में अनाया को बधाई दी। प्रदर्शनी के दिन अनाया के चित्रों ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वास्तव में अनाया द्वारा बनाई गई तस्वीरें बहुत अच्छी है। बिल्कुल, अनाया एक वास्तविक कलाकार है। प्रदर्शनी के बाद अनाया की कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उसे न केवल सम्मान मिला, बल्कि उसे बड़े बड़े कला संस्थानों से निमंत्रण भी मिलने लगे। डॉक्टर आशीष ने एक दिन अनाया के माता पिता से कहा, अनाया ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान अपनी आत्मा की बात सुन सके तो शब्दों की जरूरत नहीं होती है। अनाया के दादाजी अनाया से खुश होकर एक कला फाउंडेशन की स्थापना की बात करते हैं। आशीष और नेहा, तुम लोगों को मिलकर कला फाउंडेशन की स्थापना करनी है। जी अंकल, जहां विशेष रूप से विकलांग बच्चों को कला और शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जाएगा। अनाया, तुम्हारी कहानी हर बच्चे को उम्मीद देती है। गांव में अनाया अब एक मिसाल बन चुकी थी। दादाजी हमेशा कहते थे कि हमारे घर की बिटिया ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची प्रतिभा किसी पर निर्भर नहीं होती, वह स्वयं में निर्भर होती है। अनाया की सफलता की कहानियां अब गांव से निकलकर बड़े बड़े शहरों में गूंजने लगी। उसने कई कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां उसने अपनी कला के जरिए विकलांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। एक दिन अनाया ने इशारों में नेहा से कहा, नेहा, तुम्हारे बिना यह सब मुमकिन नहीं था। तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमारी ताकत बनकर खड़ी रही हो।
नेहा झट से उसके इशारों को समझ गई और कहा, अनाया, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने सब कुछ मुमकिन बनाया है। मैं तो बस तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा हूँ। समय के चलते अनाया को विश्व प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। उस दिन उसने अपने सांकेतिक भाषण में कहा कि यह पुरस्कार हर उस बच्चे को समर्पित है जो खुद को कमजोर समझता है। मेरी कहानी बताती है कि हमारे भीतर असीम शक्ति होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। अनाया के माता पिता, दादाजी और भाई रोहन उसके हर कदम पर उसके साथ थे। दादाजी ने गर्व से कहा, आज हमारी पोती ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी असली पहचान हमारे कर्म हैं, न कि हमारी शारीरिक सीमाएं। रोहन, जो अब बड़ा हो चुका था, फाउंडेशन का एक अहम हिस्सा बन गया। उसने अपनी बहन के सपनों को और ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। आज भी अनाया की कला और उसकी कहानी लोगों को यह याद दिलाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान है। बस हमें अपने अंदर की अद्वितीय शक्ति को पहचानना है और आगे बढ़ते रहना है। सर्दी का मौसम था, दिसंबर का आखिरी हफ्ता। नए साल का स्वागत करने के लिए हर कोई उत्साहित हो रहा था। शर्मा परिवार और गुप्ता परिवार ने मिलकर नए साल की पार्टी का आयोजन किया। दोनों परिवार के लोग अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने का आनंद लेते थे। 31 दिसंबर की सुबह की बात थी। पंकज और सुमन अपने घर की सजावट में व्यस्त थे। पंकज ने सुमन से पूछा, सुमन, ये बत्तियां ठीक से लग गईं? हाँ हाँ, सब सही लग रहा है। तुम तो वैसे भी बस दिखावा कर रहे हो। अरे, तुम तो हमेशा मुझे हल्के में लेती हो। शांता शर्मा, जो कि सुमन की सास और पंकज की माँ है, ने किचन से आवाज लगाई, सुमन, मिठाई तैयार है, क्या मैं कुछ और मदद करूं? माँ जी, आप आराम करिए, मैं सब संभाल लूंगी। दोपहर होते होते गुप्ता परिवार भी आ गया था। गुप्ता परिवार में 4 लोग थे, जिसमें अमित और रीना जो कि पति पत्नी थे, आरव और रीना इनके बच्चे थे। इसी के साथ शर्मा परिवार में भी 4 लोग ही थे, जिसमें मनोहर और शांता पति पत्नी थे, जबकि पंकज और सुमन बेटा और बहू थे। नमस्ते अंकल आंटी। नमस्ते अंकल आंटी। अरे, हमारे प्यारे बच्चे आ गए। शाम को पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। लिविंग रूम में गिटार, माइक और स्पीकर का इंतजाम हो चुका था। पंकज ने कहा, आरव, तुम गिटार लेकर तैयार हो जाओ। आज हम लोगों को तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना है। जी अंकल, सब तैयार है। रिया की माँ रीना ने रिया से पूछा, रिया, तुमने डांस की प्रैक्टिस की या नहीं? मम्मी, मेरी प्रैक्टिस तो कब की पूरी हो चुकी है। बस म्यूजिक ऑन करो और मैं तुरंत शुरू हो जाऊंगी। शाम 7 बजे सभी लोग इकट्ठा हो गए। सबसे पहले मनोहर शर्मा ने अपनी चिरपरिचित शैली में एक मजेदार कहानी सुनाई। सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसी दौरान अचानक से एक पल के लिए बिजली चली गई। तभी अंधेरे में रिया की आवाज आई, भाई, तुमने मेरी टोपी छुपाई है क्या? नहीं रिया, मैंने कुछ नहीं किया। तभी सुमन ने मोमबत्ती जलाते हुए कहा, शायद फ्यूज उड़ा है। अमित, जरा देखिए। अमित ने गार्डन में जाकर फ्यूज ठीक कर दिया, लेकिन जब वे लौटे तो टेबल पर रखी मिठाई का एक डिब्बा गायब था। ये मिठाई का डिब्बा कहाँ गया? सबने इधर उधर देखा, लेकिन डिब्बा कहीं नहीं मिला। जब सब लोग मिठाई की बात कर रहे थे, तभी पंकज ने एक मजाक किया, कहीं हमारे घर में भूत तो नहीं आ गया है? इस बात पर सभी हंसने लगे, लेकिन रिया ने कहा, नहीं पापा, ये सचमुच अजीब है। किसी ने हमारी टेबल से मिठाई उठाई और हमें पता भी नहीं चला। पंकज, तुमने सीसीटीवी कैमरा लगाया था ना, उसकी फुटेज देखो। पंकज ने तुरंत कैमरा चेक किया। फुटेज में दिखा कि एक आदमी, जिसने काला कोट और टोपी पहन रखी थी, गार्डन के दरवाजे से अंदर आया और मिठाई का डिब्बा उठाकर चला गया। ये कौन हो सकता है? इस नए साल के मौके पर शायद कोई मजाक कर रहा हो, या फिर कोई चोरी करने आया हो। सभी लोगों ने फैसला किया कि बाहर जाकर आसपास देखें। पंकज, अमित और आरव गार्डन में गए। तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी। कौन है वहाँ? पंकज ने जोर से पूछा। परछाई भागने लगी। अमित और आरव ने तुरंत पीछा किया। थोड़ी देर बाद वे एक आदमी को पकड़ने में कामयाब हो गए। तभी अमित ने गुस्से में कहा, भाई साहब, आप कौन हैं और हमारे घर में चोरी क्यों की? माफ कीजिए, मैं एक फेरी वाला हूँ। सोचा था कि यहाँ पार्टी में कुछ मिठाई बच जाएगी तो थोड़ा उठा लो। मुझे माफ कर दीजिए। भाई, अगर मिठाई चाहिए थी तो मांग लेते, चोरी क्यों की? पंकज ने डांटते हुए कहा, और अंत में आदमी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। घड़ी ने 11:55 का समय दिखाया।
सभी लोगों ने अपने अपने ग्लास में जूस भरा और काउंटडाउन शुरू कर दिया। 10, 9, 8, 7 सभी चिल्ला रहे थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब लोगों ने जोर से कहा हैप्पी न्यू ईयर और एक दूसरे को गले लगाया और मुबारकबाद दिया। इसी के साथ नए साल के पहले पल में सबने एक दूसरे के साथ रहने और खुशियां बांटने का संकल्प लिया। चलो इस साल को और यादगार बनाते हैं। बिल्कुल, और अगली पार्टी हमारे घर पर होगी। इसी के साथ दोनों परिवारों ने ठहाके लगाते हुए नए साल की नई शुरुआत की ओर आगे कदम बढ़ाया।